गुड मॉर्निंग बच्चों। सैलरी का चैप्टर हम 2 दिन से कर रहे हैं। सैलरी के चैप्टर में कंप्यूटेशन करना सीख रहे थे कि इनकम अंडर द हेड सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है। तो उसमें जो भी आइटम्स एम्प्लॉय रिसीव करता है एम्प्लॉयर से, उसका टैक्सेबल अमाउंट हम सभी का ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस सैलरी। उसमें से सेक्शन 16 की 3 डिडक्शंस लेस कर देंगे तो आ जाएगा इनकम अंडर द हेड सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी में अलाउंसेस तक हम फिनिश कर चुके थे। आज हमें रिटायरमेंट बेनिफिट स्टार्ट करना है कि एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम पर भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। बेसिक सैलरी, कमीशन, बोनस, अलाउंसेस, ये सब कब मिलते हैं? जब वो जॉब कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। लेकिन रिटायरमेंट या डेथ होने के बाद भी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से बहुत चीज़ें मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलता है, ग्रेचुटी का पैसा मिलता है, लीव सैलरी मिलती है, पेंशन मिलती है। अगर एम्प्लॉयर ज़बरदस्ती हटा देता है तो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मिलता है। कई बार एम्प्लॉय खुद से ही वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम ले लेता है, वीआरएस ले लेता है, तो उसे वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन मिलता है। तो ये सारी चीज़ों की टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी, कि इनका टैक्सेबल अमाउंट क्या निकलेगा, क्या ये टैक्सेबल हैं या नहीं। तो इन्हीं की टैक्स ट्रीटमेंट आज हमें स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रोविडेंट फंड से और एनपीएस। एनपीएस के बारे में आप फिर भी थोड़ा बहुत जानते हो, सेक्शन 80 सीसीडी में हमने एनपीएस टीयर 1 अकाउंट के बारे में पढ़ा था। तो एनपीएस और प्रोविडेंट फंड, ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज। आ जाइए, पेज नंबर 10 पर आने से पहले प्रोविडेंट फंड के बारे में आपको कुछ बता दूं कि क्या कॉन्सेप्ट होता है। जब एम्प्लॉय काम कर रहा होता है जॉब के दौरान, उस टाइम पर उसे अच्छे खासे पैसे इन द फॉर्म ऑफ सैलरी मिल जाते हैं। लेकिन जब वो रिटायर हो जाता है तो उसकी सैलरी काफ़ी कम रह जाती है, या पेंशन मिलती है तो वो काफ़ी कम होती है इन कंपैरिजन टू हिज ऑर्डिनरी सैलरी। तो इसी बात के लिए, ताकि रिटायरमेंट के टाइम पर वो परेशान ना हो, क्या कॉन्सेप्ट निकाला गया, प्रोविडेंट फंड का। इस कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि ड्यूरिंग द जॉब एक फंड क्रिएट कर दिया जाएगा, एक ट्रस्ट क्रिएट कर दिया जाएगा, जिसमें एम्प्लॉयर कुछ पैसा डालेगा हर महीने एम्प्लॉय के लिए। उतना ही अमाउंट एम्प्लॉय भी डालेगा अपनी सैलरी में से अपने लिए। तो क्या हुआ, एम्प्लॉयर ने अपना कंट्रीब्यूशन डाला, एम्प्लॉय ने अपना कंट्रीब्यूशन डाला। फिर इस ट्रस्ट में जब ये पैसा जाएगा तो ओवर द पीरियड इस पर इंटरेस्ट आएगा। जैसे बैंक में आप पैसा डिपॉजिट कराते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, इसी तरह से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ने अपना कंट्रीब्यूशन इस ट्रस्ट में, इस फंड में डिपॉजिट कराया तो उस पर भी इंटरेस्ट आएगा। और जब रिटायरमेंट का टाइम आएगा तो इस फंड में से एम्प्लॉय को पैसा मिल जाएगा। क्या क्या मिलेगा, एक तो एम्प्लॉयर ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था वो मिल जाएगा, एक एम्प्लॉय ने खुद डिपॉजिट कराए थे पैसे इस फंड में, अब वो मिल जाएंगे। और जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दोनों पर जो इंटरेस्ट आया था वो भी मिल जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें एम्प्लॉय को मिल जाती हैं। हमें क्या करना है, हमें तो टैक्स ट्रीटमेंट देखनी है इसकी। जितने भी ये इवेंट हुए हैं उन सभी में हमें टैक्स ट्रीटमेंट देखनी है। इवेंट नंबर 1, जिस टाइम पर डिपॉजिट कराया उस टाइम पर टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी। क्या एम्प्लॉय की इनकम मानी जाएगी उस टाइम, कि एम्प्लॉयर ने इतने पैसे एम्प्लॉय के लिए डिपॉजिट कराए फंड में, एम्प्लॉय को नहीं दिए उस टाइम, फंड में डाले लेकिन एम्प्लॉय के लिए। तो इस इवेंट पर
क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगी। फिर फंड में डिपॉजिट होने के बाद जब उस पर इंटरेस्ट आया करेगा, इवेंट नंबर 2, तो उसकी क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगी। और फिर जब फाइनली एम्प्लॉय को ये पैसा मिलेगा कभी, तो उस टाइम पर क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगी। जब पैसा डिसबर्स होगा, एम्प्लॉय को मिलेगा, पेमेंट होगी, तो उस टाइम पर क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगी। तो यही इवेंट्स हमें समझने कि इन टाइम पर क्या टैक्स ट्रीटमेंट होने वाली है। 3 इवेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं। नंबर 1, जब दोनों ने कंट्रीब्यूशन दिया, अपना एम्प्लॉयर ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया और एम्प्लॉय ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, तो क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगी। टैक्स ट्रीटमेंट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय डिस्कस कर रहे हैं हम। फिर जब दोनों के कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट आएगा, तब क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगी इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। और फाइनली जब एम्प्लॉय को पैसा मिलेगा, पेमेंट होगी, तब क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगी इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। ये अब हमें डिस्कस करना है। सभी तरह के प्रोविडेंट फंड्स, चाहे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो, एनपीएस हो, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो, सभी में सिमिलर मैकेनिज्म काम करता है। क्या, इवेंट नंबर 1 कंट्रीब्यूशन होगा, इवेंट नंबर 2 उस पर इंटरेस्ट आएगा, इवेंट नंबर 3 पैसा एम्प्लॉय को मिलेगा। तो ध्यान से सुनना अब इसकी टैक्स ट्रीटमेंट। सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड कई तरह के हैं, जैसे कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड या एनी अदर फंड। तो इस तरह की 5 कैटेगरी बना रखी हैं। और एक है अपना एनपीएस टीयर 1। उसका कॉन्सेप्ट भी सिमिलर है कि शुरू में दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, और उसके बाद रिटायरमेंट के टाइम पर एम्प्लॉय को पैसा मिल सकता है, या वो पेंशन लेना चाहे तो पेंशन मिल सकती है। तो कॉन्सेप्ट सिमिलर है एनपीएस का या प्रोविडेंट फंड्स का। हमें सभी की टैक्स ट्रीटमेंट देखनी है। तो हमारे पास कौन कौन से तरह के फंड्स आ रहे हैं। एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम टीयर 1 वाला अकाउंट। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में क्या ट्रीटमेंट होगी। अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड के केस में क्या ट्रीटमेंट होगी। पब्लिक प्रोविडेंट फंड या स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के केस में क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगी। या एनी अदर फंड, फॉर एग्जांपल अनरिकॉग्नाइज्ड फंड अगर है, तो उसके केस में इन तीनों इवेंट्स में क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगी। क्या क्या इवेंट्स है अपने। इवेंट नंबर 1, जब कंट्रीब्यूशन दिया। इवेंट नंबर 2, जब उस पर इंटरेस्ट आया। इवेंट नंबर 3, जब पेमेंट दी। किसी भी प्रोविडेंट फंड में ये 3 ही इवेंट अराइज होंगे। तीनों की टैक्स ट्रीटमेंट समझ लो, टॉपिक हो जाएगा एकदम आसान। कोई भी प्रोविडेंट फंड हो या एनपीएस हो, 3 इवेंट्स मिलेंगे। इवेंट नंबर 1 कंट्रीब्यूशन का टाइम, जिस टाइम डिपॉजिट कराया। इवेंट नंबर 2 उस पर इंटरेस्ट आया। इवेंट नंबर 3 पेमेंट एम्प्लॉय को की। तीनों इवेंट्स की टैक्स ट्रीटमेंट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय डिस्कस करना स्टार्ट कर रहा हूं। एनपीएस के बारे में तो आप सेक्शन 80 सीसीडी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, या आपका ऑलरेडी हो चुका है फिनिश। क्या बताया था वहां पर। एम्प्लॉयर जब कंट्रीब्यूट करेगा, तो जितने अमाउंट का कंट्रीब्यूशन किया उतना सैलरी हेड में इनकम बन जाएगी इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय जब कंट्रीब्यूट करेगा खुद के लिए, तो खुद के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो उसकी इनकम थोड़ी ना होगी। अपने ही पैसे डिपॉजिट करा रहा है कहीं, तो वो उसकी इनकम नहीं होगी। जब उसमें इनकम अराइज होती थी, एक्रू होती थी इनकम, तब वो टैक्सेबल नहीं होती थी। ये सारी चीजें हम 80 सीसीडी में पढ़ चुके हैं, चाहो तो खोल के देख लो। और जब पेमेंट मिलती थी फंड से, तो वहां पर बता रखा था कि डेथ वगैरह के केस में टैक्स ट्रीटमेंट एग्जेम्प्ट कर रखी है, और उसके अलावा लिमिट्स लगा रखी है कि यहां तक निकालोगे तो एग्जेम्प्ट, इससे ज्यादा निकालोगे तो टैक्सेबल। तो एनपीएस टीयर 1 की ट्रीटमेंट हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आ रहा है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में, जब ये तीनों इवेंट्स अराइज होंगे, तो क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगी इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। इवेंट नंबर 1, जब कंट्रीब्यूशन किया गया। एम्प्लॉयर जब कंट्रीब्यूट करेगा,
तो लॉ कहता है कि जितना भी अमाउंट एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया उसमें से 12% ऑफ सैलरी तक तो करेंगे एग्जेम्प्ट और बैलेंस हो जाएगा टैक्सेबल। तो क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग अमाउंट शैल बी टैक्स्ड अंडर द हेड सैलरी, अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर माइनस 12% ऑफ सैलरी। तो ये थी एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करेगा उसकी टैक्स ट्रीटमेंट। उसके बाद आ रहा है एम्प्लॉय जब खुद के लिए कंट्रीब्यूट करेगा तो एम्प्लॉय अपना पैसा जमा करा रहा है, थोड़े टाइम बाद एम्प्लॉय को ही मिलेगा, तो वो कोई उसकी इनकम थोड़ी ना होगी। हाँ, सेक्शन 80C में हमने एक बात पढ़ी थी कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है कोई तो उसे 80C में डिडक्शन मिल जाएगी। 80C में मैक्सिमम डिडक्शन कितने रुपए की है, 1.5 लाख रुपए की, वो भी 80CCD वगैरह और मिला के। तो एम्प्लॉय जब खुद के लिए कंट्रीब्यूट करता है, चाहे किसी भी फंड में कंट्रीब्यूट करे, तो उसकी वो इनकम नहीं मानी जाती। उसने तो खुद पैसा डाला है अपने लिए फंड में, तो खुद के लिए पैसा फंड में डालना इज नॉट हिज इनकम। एम्प्लॉयर उसके लिए फंड में डाल रहा है पैसा तो उसकी इनकम बने, ये सवाल उठ सकता है। तो इसलिए याद रखना, एम्प्लॉय कभी भी खुद के लिए कंट्रीब्यूट करे तो वो उसकी इनकम नहीं होगी। हाँ, डिडक्शन 80C में मिल सकती है, वो देखना होगा। तो एनपीएस तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 80CCD में डिडक्शन मिल जाती है एम्प्लॉय की जब वो खुद के लिए कंट्रीब्यूट करता है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय जब कंट्रीब्यूट करता है खुद के लिए तो उसे सेक्शन 80C में डिडक्शन मिलती है। तो फर्स्ट इवेंट हम पढ़ चुके हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा तो 12% ऑफ सैलरी की डिडक्शन दे देंगे, उससे ऊपर एम्प्लॉयर दे रहा है तो वो उसकी इनकम मानी जाएगी। रीजन क्या है, क्यों है 12%, अभी धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अभी क्या है टैक्स ट्रीटमेंट वो समझ लो, क्यों है वो थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो जब कंट्रीब्यूशन जमा किए उस टाइम की टैक्स ट्रीटमेंट रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में हम पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं। जब इंटरेस्ट राइज होगा उस फंड में, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जब इंटरेस्ट आएगा तो उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी। दो तरह के अमाउंट डले थे, एक एम्प्लॉयर ने डाला था और एक एम्प्लॉय ने डाला था, तो इंटरेस्ट भी दोनों पर आएगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पर भी इंटरेस्ट राइज होगा और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पर भी इंटरेस्ट राइज होगा। तो जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट आएगा उसकी क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगी। तो लिखा हुआ है जो भी इंटरेस्ट आया एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर उसमें से इंटरेस्ट लेस कर देंगे, कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 9.5%। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया 1 लाख रुपए और उस पर इंटरेस्ट आ गया 10,000 रुपए। तो इंटरेस्ट का कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, उसके लिए क्या लिखा है कि जो भी इंटरेस्ट आया वो उसमें से लेस कर दो। इंटरेस्ट अगर रेट 9.5% होता तो कितना आता, तो 1 लाख का 9.5% 9,500 आता। तो 10,000 में से 9,500 लेस करके 500 शेल बी टैक्स्ड अंडर द हेड सैलरी इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। तो लिखा हुआ है कि जो भी इंटरेस्ट आ रहा है उसमें से 9.5% के रेट के हिसाब से जो इंटरेस्ट निकलेगा उतना इंटरेस्ट लेस कर दो, उससे ऊपर जो निकल के आएगा वो होगा टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर भी इंटरेस्ट आ रहा होगा, उसकी क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगी, सेम एज अबव। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर भी जो इंटरेस्ट आ रहा होगा 9.5% तक, 9.5% ऑफ सैलरी नहीं है ये, 9.5% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 9.5% के रेट से इंटरेस्ट निकालो, वहां तक होगा एग्जेम्प्ट। उससे ज्यादा इंटरेस्ट अगर आ रहा है उस फंड में, उस अकाउंट में, तो वो फिर टैक्स हो जाएगा अंडर द हेड सैलरी। तो 2 इवेंट हम फिनिश कर चुके हैं। इवेंट नंबर 1 कंट्रीब्यूट किया, इवेंट नंबर 2 उस पर इंटरेस्ट आया। कंट्रीब्यूट किया एम्प्लॉयर ने, एम्प्लॉय की सैलरी बन जाएगी अगर 12% ऑफ सैलरी से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय ने खुद के लिए कंट्रीब्यूट किया तो उसे डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80C। उस पर इंटरेस्ट आया, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट आया तो 9.5% तक तो एग्जेम्प्ट, उससे ज्यादा आया
तो फिर सैलरी हेड की इनकम बन जाएगी। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट आया 9.5% पर एनम तक एग्जेम्प्ट, उससे ऊपर इंटरेस्ट आया तो सैलरी की इनकम बन जाएगी। अब जब इस फंड से पेमेंट होगी, व्हेन पेमेंट इज मेड फ्रॉम फंड, तो क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगी? तो जब एम्प्लॉयर ने इस फंड में पैसा डाला था उस टाइम पर हमने एम्प्लॉय की सैलरी बना दी थी, डिपॉजिट किया तब सैलरी बना दी। इंटरेस्ट आया तब सैलरी बना दी, एक लिमिट तक एग्जेम्प्ट कर दिया, उससे ऊपर तो सैलरी बना दी। अब जब पेमेंट हो रही है तो क्या दोबारा सैलरी बना देंगे? डिपॉजिट के टाइम पे क्या हुआ था? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। इंटरेस्ट किस पर आया था? इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। ये सारी चीजें पहले इन पर टैक्स लग चुका है, अब यही पैसे डिसबर्स हो रहे हैं, फाइनली एम्प्लॉय को मिल रहे हैं, तो क्या दोबारा उसकी सैलरी बन जाएंगे? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सेक्शन 10 क्लोज 12 क्या कहता है? जितना हाईलाइट करूं उतना देखना है अभी। एंटायर अमाउंट रिसीव्ड शैल बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10-12, कि जो भी आपको अमाउंट मिलेगा वो हम पूरी तरह से एग्जेम्प्ट कर देंगे, हम इस पर ऑलरेडी जो टैक्स हमें लगाना था वो लगा चुके हैं। क्या लिखा हुआ है? एंटायर अमाउंट शैल बी एग्जेम्प्ट इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। क्या कंडीशंस आ रही हैं, ध्यान से सुनना। एम्प्लॉय कम से कम 5 साल लगातार एम्प्लॉयर के पास काम कर चुका है, फिर उसे पैसे मिल रहे हैं। ये नहीं है कि 1 साल काम किया और पैसे ले लिया और एग्जेम्प्ट करा लिया। लगातार कई साल काम करना हो, उसके बाद पैसे मिल रहे हो, तब एग्जेम्प्ट करेंगे। इनफैक्ट होता भी ऐसे ही है कि रिटायरमेंट के टाइम पर पैसे मिलते हैं और रिटायरमेंट तक तो लोग 25-30 साल काम कर चुके होते हैं। तो उसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए क्या लिखा हुआ है कि कम से कम 5 साल तो आपने काम किया हो। उसके बाद पहला पॉइंट क्या आ रहा है? कम से कम 5 साल लगातार आपने काम किया हो। अब कभी कभार ऐसी स्थिति हो जाती है कि एम्प्लॉयर बीमार हो गया या बीमार रहने लग गया, इस वजह से अब वो जॉब छोड़ देगा, काम नहीं कर सकता। तो लिखा हुआ है ही हैज लेफ्ट जॉब ड्यू टू इल हेल्थ और डिसकंटिन्यूएंस ऑफ एम्प्लॉयर्स बिजनेस। एम्प्लॉयर ने ही अपना बिजनेस बंद कर दिया तो ये नौकरी कहां से करेगा उसके पास, या एनी अदर रीजन बियॉन्ड हिज कंट्रोल, या उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे केस में जो भी अमाउंट मिलेगा दैट इज एग्जेम्प्ट। या फिर हो सकता है कि एम्प्लॉय का जो पैसा प्रोविडेंट फंड में आ रहा है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, अब उसने ट्रांसफर ले ली, न्यू एम्प्लॉय के पास आ गया वो एम्प्लॉयर के पास, तो अब पुराने एम्प्लॉयर के पास थोड़ी ना 5 साल लगातार काम करेगा जब उसने जॉब चेंज कर ली। तो लिखा हुआ है द बैलेंस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज ट्रांसफर्ड टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मेंटेन्ड विद न्यू एम्प्लॉयर। नए एम्प्लॉयर के पास आ गया, जॉब चेंज कर लिए, इस वजह से पुराने एम्प्लॉयर के पास अब 5 साल लगातार काम नहीं कर सकता। या फिर उसने क्या किया, प्रोविडेंट फंड से एनपीएस अकाउंट में पैसा डाल दिया, तो ऐसे केस में एग्जेम्पशन मिल जाएगी। हाँ, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही तो फिर जो भी अमाउंट हमने पहले टेक्स्ट नहीं किया था वो अब हम कर देंगे टेक्स्ट। अब एग्जाम्पल करेंगे, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अभी सुनते चलो क्या लिखा कि भाई जब कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट आया उस टाइम पर हमने 12% या 9.5% से ज्यादा का अमाउंट आया उतना टेक्स्ट कर दिया। अब जब पैसे बाद में मिल रहे होंगे तब हम टेक्स्ट नहीं करेंगे, प्रोवाइडेड ये कंडीशन आप सेटिस्फाई कर दो इनमें से कोई भी। अगर आप इनमें से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते तो आपको जो अमाउंट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। तो पेमेंट के टाइम पर अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, 5 साल वाली या बीमार होने वाली या एम्प्लॉयर चेंज करने वाली, तो क्या दोबारा टैक्स कर देंगे? तो ये तो सर डबल टैक्सेशन हो जाएगा। तो देखो, डिपॉजिट के टाइम पे या इंटरेस्ट अक्रूवल के टाइम पर क्या किया था? डिपॉजिट के टाइम पर बोला था कि 12% से ज्यादा टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट के टाइम पर क्या बोला था? 9.5% पर एनम से ज्यादा टैक्सेबल होगा।
और अगर पेमेंट के टाइम पर, डिसबर्समेंट के टाइम पर कंडीशन कोई भी सेटिस्फाई नहीं की तो क्या कह रहे हैं, टैक्सेबल होगा। तो क्या सारा अमाउंट टैक्सेबल होगा? सारा तो नहीं होना चाहिए। 12% से ज्यादा वाला, 9.5% से ज्यादा वाला तो ऑलरेडी टैक्स्ड हो चुका है। तो ऐसे केस में क्या होगा, पेमेंट के टाइम पर अगर आपने कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की तो अप टू 12% अब टैक्सेबल होगा। अप टू 9.5% पर एनम, जो पहले हमने टैक्स नहीं किया था, वो अब टैक्सेबल होगा। रिपीट कर दूं सारी बात। किसी भी प्रोविडेंट फंड में 3 इवेंट्स अराइज होंगे। इवेंट नंबर 1, डिपॉजिट करा एम्प्लॉयर ने, एम्प्लॉय ने। इवेंट नंबर 2, उस पर इंटरेस्ट आया, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट आया और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट आया। इवेंट नंबर 3, पैसा एम्प्लॉय को दिया गया। तीनों इवेंट्स की टैक्स ट्रीटमेंट समझनी है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में जब डिपॉजिट होगा, एम्प्लॉयर जब डिपॉजिट कराएगा, 12% से ज्यादा करा दिया तो जितना ज्यादा कराया टैक्सेबल। उस पर 9.5% पर एनएम से ज्यादा इंटरेस्ट आया तो जितना आया ज्यादा उतना टैक्सेबल। एम्प्लॉई ने कंट्रीब्यूशन दिया अपना तो वो तो उसकी इनकम ही नहीं है, हाँ एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगी। एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट आया, 9.5% पर एनएम से ज्यादा आया तो टैक्सेबल। इंटरेस्ट एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे आया तो वो भी तो उसकी इनकम है, हाँ उसका खुद का कंट्रीब्यूशन इनकम नहीं है लेकिन उस पर इंटरेस्ट आना तो इनकम है। डिसबर्समेंट के टाइम पर अगर कंडीशन कोई भी सेटिस्फाई कर दी तो जो भी अमाउंट मिल रहा है एग्जेम्प्ट। अगर कंडीशन कोई भी सेटिस्फाई नहीं की तो जितना हमने पहले किया था एग्जेम्प्ट उतना अब कर देंगे टैक्सेबल। पहले एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% से ज्यादा पर हमने टैक्स लिया था तो 12% को अब इनकम बना देंगे। इंटरेस्ट जो आपको मिला था एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पर या एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पर 9.5% पर एनम से ज्यादा वाले अमाउंट पर हमने टैक्स लगाया था तो 9.5% पर एनम पर अब लगा देंगे। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। फटाफट रीडिंग लेते हैं एक बार नोट्स में से कैसे लिखी हैं चीजें, फिर उसके बाद करेंगे कुछ क्वेश्चंस। पहला इवेंट, कंट्रीब्यूशन किया रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में। एम्प्लॉयर ने जब कंट्रीब्यूट किया तो फॉलोइंग अमाउंट शैल बी टैक्स्ड अंडर द हेड सैलरी। कितना अमाउंट? जितना उसने कंट्रीब्यूट किया माइनस 12% ऑफ सैलरी। जब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा तो 80C में उसे डिडक्शन मिल जाएगी। जब इंटरेस्ट अराइज होगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पर तो 9.5% पर एनम की डिडक्शन दे देना। 9.5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल के उतने की डिडक्शन दे देना और बैलेंस अमाउंट टेक्स्ट होगा अंडर द हेड सैलरी। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट आएगा तो 9.5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल कर डिडक्शन दे देना। उससे ज्यादा इंटरेस्ट एक्रू हुआ है तो वो टैक्स हो जाएगा अंडर द हेड सैलरी। जब पेमेंट की जाएगी इस फंड से तो अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो जो भी अमाउंट मिल रहा है एग्जेम्प्ट, और अगर ऐसा नहीं है तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अप टू 12% ऑफ सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अप टू 9.5% पर एनम शैल बी टैक्स अंडर द हेड सैलरी। अब टैक्स कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अप टू 9.5% पर एनम शैल बी टैक्स अंडर द हेड सैलरी। और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वाला जो पैसा मिलेगा एम्प्लॉय को वो तो कभी टैक्सेबल होता ही नहीं, उसने अपने ही पैसे डाले थे वही उसे वापस मिल गए तो ये थोड़े ना टैक्स होगा। तो ये थी पूरी ट्रीटमेंट रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का क्या मतलब है, इन सब फंड्स का क्या मतलब है, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, समझ आ जाएगा। अभी टैक्स ट्रीटमेंट एक बार समझ लो, वही खतरनाक है। चलिए जी अब इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं।
देखो, मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड गेटिंग बेसिक पे 60,000 पर मंथ एंड डियरनेस अलाउंस ₹10,000 पर मंथ। अच्छा, एक चीज और भी देख लेते हैं। वहां पर यहां पर आ रहा है 12% ऑफ सैलरी। तो सैलरी का क्या मतलब है? यहां पर इस चैप्टर में सैलरी वर्ड कई जगह यूज होगा। तो सैलरी का क्या मतलब है? एचआरए में क्या मतलब था? बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। यहां पर भी यही मतलब है, लिखा हुआ है पेज नंबर 12 पर आ जाइए। मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशंस इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्न। तो ये था अपना सैलरी का मतलब। अब करते हैं क्वेश्चन, यानी सेम एज एचआरए। जो एचआरए में मतलब था वही यहां पर है। देखो, तो मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड गेटिंग बेसिक पे ऑफ 60,000 पर मंथ एंड डियरनेस अलाउंस 10,000 पर मंथ। कह रहा है ये सैलरी का हिस्सा बनेगा फॉर द पर्पज ऑफ वेरियस कैलकुलेशंस। एम्प्लॉयर ने बोनस भी दिया है, तो ये सारे डिटेल्स लिख लेते हैं। बेसिक पे 60,000 पर मंथ, हमें तो पूरे साल का निकालना है। उसके बाद आ रहा है डियरनेस अलाउंस 10,000 पर मंथ। फिर बोनस भी दिया 20,000 रुपए का, तो वो भी लिख दिया। इनकम अंडर द हेड सैलरी निकालेंगे। कमीशन वॉज अलाउड एट 2% ऑफ सेल्स टर्नओवर। तो कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर है, 50 लाख का 2%, 1 लाख रुपए। The employer and employee both are contributing ₹11,000 per month each to the recognized provident fund, और उस पर इंटरेस्ट भी आ रहा है। तो पहले बाकी की चीजें सॉल्व कर लेते हैं, फिर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पर आएंगे। तो बेसिक पे 60,000 इंटू 12, 7,20,000, और डियरनेस अलाउंस आ गया 1,20,000। अब हमें क्या करना है? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का देखना है कितना टैक्सेबल अमाउंट आएगा। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का ये देख लो कौन से इवेंट पर क्वेश्चन आया हुआ है। क्या डिपॉजिट के टाइम पर आया हुआ है, या इंटरेस्ट के टाइम पर आया हुआ है, या पेमेंट के टाइम का आया हुआ है, या तीनों इवेंट्स हैं? ये हमें आइडेंटिफाई करना है। पहले पढ़ते हैं। द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई बोथ आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग ₹11,000 पर मंथ ईच टू द रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो दोनों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया। एक तो ये इवेंट बता रहा है, तो लिख लेते हैं एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन 11,000 पर मंथ। तो 11 पूरे साल का कितना आ गया? 1,32,000। टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन का? जो भी अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट किया उसमें से लेस कर दो 12% ऑफ सैलरी, तो ये टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का। उसके बाद एम्प्लॉई जो खुद के लिए कंट्रीब्यूट करता है, तो वो उसकी इनकम थोड़ी ना बनेगी, उसकी तो उसे डिडक्शन मिलेगी सेक्शन 80C में, वो देख लेंगे बाद में। उसके अलावा क्या कह रहा है? इंटरेस्ट भी आ रहा है। ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट ऑफ 1,00,000 वॉज क्रेडिटेड टू द रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एट द रेट 10% पर एनम। 10% पर एनम के रेट के हिसाब से इंटरेस्ट डाला गया प्रोविडेंट फंड में। तो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन वो कैसे निकलेगा? जो भी इंटरेस्ट आया लेस इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट 9.5%।
तो इंटरेस्ट आया 10% के रेट के हिसाब से, ज्यादा आ गया, 9.5 तक आता तो पूरा एग्जाम्प्ट हो जाता। तो 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट आया है पूरे आरपीएफ अकाउंट में। तो एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन पर 50,000 का इंटरेस्ट आया होगा और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन पर 50,000 का इंटरेस्ट आया होगा, क्योंकि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कह रहा है 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट आया, तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में तो दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट आया 50,000, इसमें से लेस करेंगे, अगर 9.5% के हिसाब से निकालते तो कितना आता? तो 50,000 इंटरेस्ट आया है 10% के हिसाब से, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 10% इंटू 9.5%, तो ये आ गया 47,500। आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ आ रही होगी कि 10% के रेट के हिसाब से इंटरेस्ट आता है 50,000, 9.5% का रेट के हिसाब से कितना आएगा? 47,500। तो कितना टैक्सेबल हो जाएगा? 50,000 माइनस 47,500, 2,500 रुपये एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट का। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, वो भी सेम आ जाएगा 2,500 रुपये। पेमेंट कुछ हुई नहीं है प्रोविडेंट फंड से, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन की ट्रीटमेंट कर चुके हैं, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन के इंटरेस्ट की ट्रीटमेंट कर चुके हैं, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन की इंटरेस्ट की ट्रीटमेंट कर चुके हैं, एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन की डिडक्शन और मिलेगी सेक्शन 80C में टोटल इनकम निकालते हुए। अभी तो इनकम अंडर द हेड सैलरी निकाल रहे हैं, तो पहले ये सॉल्व करते हैं। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 1,32,000 का, उसमें से 12% ऑफ सैलरी लेस होगा, तो सैलरी का यहां पर क्या मतलब है? सेम एज HRA, क्या था वहां पर? बेसिक पे प्लस DA इफ इंक्लूडेबल प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। तो बेसिक पे है 7,20,000, DA है 1,20,000 और क्वेश्चन ने बता रखा कि ये पूरा ले लो, तो 1,20,000 मैंने यहां पर पूरा ले लिया। अगर क्वेश्चन कहता कि डियरनेस अलाउंस ओनली 50% इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, अगर ऐसा कहता क्वेश्चन, तो मैं यहां पर 50% ऑफ DA लेता सिर्फ, लेकिन यहां DA तो हमेशा ही पूरा आएगा भाई, DA खुद तो टैक्सेबल है ही ना, तो यहां पर तो हमेशा 100% आएगा, चाहे टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कुछ भी बोलें। लेकिन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की कैलकुलेशन में DA कितना आएगा, उसके लिए हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्या डिटेल हमें दे रहा है। चलिए, तो बेसिक पे हो गया प्लस DA इंक्लूडेबल वाला प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर वाला 1,00,000, तो सैलरी कितनी आ गई अपनी? 7,20,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,00,000, इसका 12%, 1,12,800 तक अगर कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयर तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता। अब उससे ज़्यादा किया तो फिर जितना ज़्यादा है उतना सैलरी हेड की इनकम बन जाएगा, 19,200 ये आ जाएगा। तो टोटल अगर मैं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की बात करूं तो कितना टैक्सेबल अमाउंट आ गया? 19,200 प्लस 2,500 प्लस 2,500, 24,200। तो ग्रोस सैलरी कितनी आ जाएगी? 7,20,000 प्लस 1,20,000 प्लस 20,000 प्लस 1,00,000 प्लस 24,200, 9,84,200। इसमें से मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दूं 50,000 की, तो मेरी इनकम अंडर द हेड सैलरी आ जाएगी 9,34,200। और कोई इनकम नहीं है तो ग्रोस टोटल इनकम भी कितनी आ जाएगी? 9,34,200। उसमें से 80C की डिडक्शन कितनी आएगी? एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की, एम्प्लॉय ने भी 1,32,000 कंट्रीब्यूट किया, तो 80C में डिडक्शन मिल जाएगी 1,32,000 की, तो टोटल इनकम आ जाएगी 8,02,200। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। टोटल इनकम अब एक मैटर ऑफ डिस्प्यूट भी सुन लो। कुछ ऑथर्स की बुक में इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन
अदर सोर्सेज की इनकम बना रखा है। लॉ में क्लैरिटी नहीं है, लेकिन लॉ को पढ़ने से लगता यही है कि सैलरी हेड की इनकम लॉ बनाना चाह रहा है। इसीलिए आपके इंस्टीट्यूट ने भी यही व्यू फॉलो कर रखा है कि इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में सैलरी हेड की ही इनकम बनेगा। बाकी किसी और प्रोविडेंट फंड के केस में हो सकता है अदर सोर्सेज की बन जाए, लेकिन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में तो सैलरी हेड की इनकम ही बनेगा। तो वही व्यू इंस्टीट्यूट का फॉलो करते हुए आंसर में मैंने सैलरी हेड की इनकम में ही इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन डाला है, जबकि इस ऑथर की बुक में क्या कर रखा है, अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल कर रखा है 2500 रुपए। तो आप क्वेश्चन करते हुए कंफ्यूज मत होना, अगर अदर सोर्सेज में भी मिले तो आप इंस्टीट्यूट का ही व्यू फॉलो करोगे। इंस्टीट्यूट का व्यू क्या है कि इसे हम सैलरी हेड में ही दिखाएंगे। इसीलिए नोट्स में भी अपन ने क्या लिख रखा है कि इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज टैक्स्ड अंडर द हेड सैलरी। इंस्टीट्यूट का भी यही व्यू है, यही मेरा व्यू है और यही फॉलो करके चलेंगे। चलिए और करते हैं क्वेश्चन। सैलरी ऐसा चैप्टर है, एक बारी में ध्यान से सुन लोगे, चीजें समझ लोगे तो आसान हो जाएगा, और अगर आपने हल्के में ये चैप्टर लिया तो ये बहुत भारी पड़ने वाला है। टेक्निकल है, सीए कर रहे हो आप, चीजें टेक्निकल ही मिलेंगी। Mr. X retired from ABC Limited and received recognized provident fund balance as given below. रिटायर हो गया एबीसी लिमिटेड से, रिटायर होने के बाद इसे पेमेंट मिल रही है बैलेंस से, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के बैलेंस से। तो कौन से इवेंट पे क्वेश्चन आया हुआ है ये? इवेंट नंबर 3, जब एम्प्लॉयर उस फंड में से पैसा एम्प्लॉय को देता है। तो थर्ड इवेंट पर क्वेश्चन आया हुआ है, कहता है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के नाम का जो पैसा डला हुआ था वो 5 लाख रुपए है बैलेंस में, तो 5 लाख रुपए इस चीज के मिले एम्प्लॉय को। पिछले क्वेश्चन में एम्प्लॉय को पैसे नहीं मिले थे, बस फंड में डले थे। इस क्वेश्चन में थर्ड इवेंट है, पैसे मिल रहे हैं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के नाम के पैसे मिल रहे हैं। एम्प्लॉय ने जो खुद पहले कभी डाला होगा उसके पैसे मिल रहे हैं, दोनों ने जो डाला था उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। द एम्प्लॉय हैज नॉट कंप्लाइड विद इवन ए सिंगल कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर दिस पर्पस। पेमेंट के टाइम पर अगर 3 में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, 5 साल लगातार काम करने वाली, या एम्प्लॉय बीमार हो गया और काम नहीं कर सकता, या वो नए एम्प्लॉयर के पास चला गया, या उसने एनपीएस के टियर 1 में पैसा डाल दिया, तो इसमें से कह रहा है कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो जो अमाउंट मिलता है वो टैक्सेबल हो जाता है। कैसे टैक्सेबल हो जाता है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो मिलता है वो अप टू 12%, 12% से ज्यादा अगर था तो पहले टैक्स कर दिया था, अप टू 12% अब टैक्स होगा। तो 5 लाख रुपए जो एम्प्लॉयर ने डाले थे वो सैलरी का कितना परसेंट डाले थे? क्वेश्चन बता रहा है 15% डाले थे। तो सैलरी का 15% अगर डाले थे तो 12% से ज्यादा वाला अमाउंट तो ऑलरेडी टैक्स हो चुका होगा। तो 5 लाख तो 15% के रेट के हिसाब से डालें, इसमें से 12% से ऊपर वाला अमाउंट 3% तो ऑलरेडी टैक्स्ड हो चुका है, तो 12% अब टैक्स्ड होगा। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 15 इंटू 12, 4 लाख रुपए अब टैक्स्ड होगा अंडर द हेड सैलरी। इसी तरह से एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जब उसे मिलता है वो तो कभी टैक्स्ड होता ही नहीं, खुद का पैसा डाला था, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, खुद का पैसा मिल रहा है तो वो तो टैक्स्ड होगा ही नहीं, तो ये 5 लाख रुपए टैक्स्ड नहीं होंगे, मेरा ही पैसा मुझे मिल रहा है। इंटरेस्ट मिल रहा है 2 लाख रुपए, तो ये तो दोनों का इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा होगा? 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए तो 10% पर एनएम के रेट के हिसाब से निकला है। कितना पहले टैक्स हो चुका है? 9.5% से ऊपर वाला, तो 9.5% पर एनम
अब टेक्स्ट हो जाएगा। तो 1,00,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 9.5, 95,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन के नाम का अब टेक्स्ट होगा। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, ये भी सेम अमाउंट आ जाएगा 95,000। तो ये 3 अमाउंट सैलरी हेड में टेक्स्ट होंगे। कुछ ऑथर्स का व्यू क्या है, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन तो अदर सोर्सेज में जाएगा, लेकिन हम तो आईसीआई का ही व्यू फॉलो करेंगे। तो इनकम अंडर द हेड सैलरी आ जाएगी 4,00,000 प्लस 95,000 प्लस 95,000, 5,90,000 ग्रोस सैलरी बन जाएगी। इसमें से 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लेना। चलिए तो ये था अपना रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। आगे देखते हैं और कौन सा फंड आ रहा है। उसके बाद आ रहा है अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में क्या होता है, रिटायरमेंट के टाइम पर एक लमसम अमाउंट मिल जाता है। अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड के टाइम पर क्या होता है कि रिटायरमेंट के बाद ओवर द पीरियड पीरियोडिक पेमेंट्स आपको मिलेंगी। ये नहीं है कि इकट्ठा लमसम अमाउंट मिल गया, आपको पीरियोडिक पेमेंट्स मिलेंगी, एन्युटीज मिलेंगी, उसको बोला जाता है अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड। तो देखो कॉन्सेप्ट इसमें भी वही है कि ये कंट्रीब्यूट करेगा एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा, उस पर इंटरेस्ट आएगा, फिर पेमेंट मिलेगी। तो इन्हीं 3 इवेंट्स की हमें टैक्स ट्रीटमेंट समझनी है। अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में जब एम्प्लॉयर पैसा डालता है तो उसे कर रखा है एग्जेम्प्ट, कि अभी तो एम्प्लॉयर ने पैसा डाला है फंड में, एम्प्लॉय को थोड़ी ना मिला है। दोनों की ओपिनियन में डिफरेंस देखो। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के लिए पैसा डालते हुए इनकम टैक्स लॉ ने क्या देखा कि पैसा तो एम्प्लॉय के लिए ही डाल रहा है, जिस टाइम डाला अगर 12% से ज्यादा डाला तो टैक्स कर दो। अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड के लिए क्या कह रहा है कि पैसा डालने दो, एम्प्लॉय को थोड़ी मिला है अभी टैक्स मत करो। तो अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में जब पैसा डालेगा एम्प्लॉयर तो वो होगा एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। जिस टाइम पैसा डाला है उस टाइम कोई टैक्स नहीं लगेगा उस पर। एम्प्लॉय ने जब खुद कंट्रीब्यूट किया अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में तो उसे 80C में डिडक्शन मिल जाएगी। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पर जब इंटरेस्ट आएगा या एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट आएगा तो वो कर रखा है एग्जेम्प्ट। चाहे एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट आए या एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट आए तो एग्जेम्प्ट। जब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ही एग्जेम्प्ट कर रखा है तो उस पर इंटरेस्ट भी अभी एग्जेम्प्ट कर रखा है। उसके बाद जब फाइनली अमाउंट मिलेगा अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में से तब क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगी। कह रहा है वैसे तो सेक्शन 10(13) में इसे कर देंगे एग्जेम्प्ट अगर एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई करोगे। सिमिलर कंडीशन है जैसी यहां पे थी उसी तरह की कंडीशन आ रही। क्या एम्प्लॉय की डेथ पर मिला है या इन ल्यू ऑफ कम्यूटेशन ऑफ एन्यूटी। कम्यूटेशन ऑफ एन्यूटी का मतलब है कि अब पेरियोडिक पेमेंट नहीं मिलेंगी, इकट्ठा एक लमसम अमाउंट ले लिया तो भी एग्जेम्प्ट कर देंगे। या डेथ के केस में, या आप अपना फंड ट्रांसफर कर रहे हो टू एनपीएस टीयर 1 अकाउंट, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में से पैसा एनपीएस अकाउंट में चला गया तो भी आपको जो पैसा ये मिला है अभी तो इसको टैक्स नहीं करेंगे। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की फिर क्या होगा, अमाउंट रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन सैलरी हेड में टैक्स होता है, उसके अलावा हमेशा इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन अदर सोर्सेज हेड में ही चार्ज होगा। इंस्टीट्यूट का व्यू ऐसा ही है। और एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इज नेवर टैक्सेबल। खुद का पैसा डाला था वो पेमेंट के टाइम पर मिल रहा है, वो थोड़े ना टैक्सेबल होगा। तो ये ट्रीटमेंट थी अपनी अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड की। जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, इवेंट नंबर 1 दोनों ने कंट्रीब्यूट किया
तो किसी की इनकम नहीं मानी जाएगी। एम्प्लॉय ने खुद कंट्रीब्यूट किया अपने लिए, उसके लिए उसे डिडक्शन भी मिल जाएगी सेक्शन 80C में। जब उस पर जो दोनों ने कंट्रीब्यूट किया था उस पर इंटरेस्ट आया तो वो इंटरेस्ट रहेगा एग्जेम्प्ट। फाइनली जब पेमेंट मिल रही होगी, अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दोगे, क्या तो फंड ट्रांसफर हो रहा है या डेथ होगी या लमसम अमाउंट मिल रहा है, एन्युटी नहीं मिल रही, तो हो जाएगा एग्जेम्प्ट, नहीं तो हो जाएगा टैक्सेबल। टैक्सेबल कैसे होगा? जो भी एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन दिया था वो आ जाएगा सैलरी हेड में, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आ जाएगा सैलरी हेड में, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आ जाएगा अदर सोर्सेज हेड में। अच्छा, यहां पर ऐसे क्यों नहीं आ रहा कि अप टू इतना टैक्सेबल? यहां पर अप टू इसलिए आ रहा था कि पहले 12% से ज्यादा पर टैक्स ले चुके थे, तो अब अप टू 12 पर दे दो। जबकि यहां पर पहले कुछ लिया ही नहीं था, तो अब जो भी कंट्रीब्यूशन था, जितना भी था, 12% से ज्यादा था या 9.5 से ज्यादा था, सारा अब टैक्सेबल करेंगे। तो ये डिफरेंस है ओवर द पीरियड। ये फंड्स इंट्रोड्यूस किए हैं इनकी टैक्स ट्रीटमेंट लॉ में, तो सबने अपने अपने हिसाब से बना रखे हैं। चलिए, उसके बाद आ रहा है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड या पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ आपने नाम भी सुना होगा। इसकी क्या टैक्स ट्रीटमेंट है? इसकी तो और भी आसान है। जब एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया तो एग्जेम्प्ट, एम्प्लॉय की इनकम वो नहीं बनेगा। एम्प्लॉय ने खुद के लिए कंट्रीब्यूट किया तो उसे 80C में डिडक्शन मिल जाएगी। जब उस पर इंटरेस्ट आया तो वो भी एग्जेम्प्ट, और जब इसमें से पैसा मिलेगा तो वो भी एग्जेम्प्ट। तो सबसे आसान और सबसे बेस्ट है पीपीएफ या स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। ये सबसे आसान है, एग्जाम में आ जाए तो खुश हो जाना। हर तरह से एग्जेम्प्ट है, जब डालोगे तब एग्जेम्प्ट, इंटरेस्ट आएगा वो एग्जेम्प्ट, पेमेंट मिलेगी वो एग्जेम्प्ट, और डिडक्शन 80C में मिल जाएगी एम्प्लॉय को खुद के कंट्रीब्यूशन के लिए। उसके अलावा कोई भी फंड हो, एनी अदर फंड, एग्जाम्पल अनरिकॉग्नाइज्ड फंड, तो उसकी क्या टैक्स ट्रीटमेंट है? जब एम्प्लॉयर ने डाला पैसा एग्जेम्प्ट, जब एम्प्लॉय ने खुद के लिए डाला तो उसे डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। अनरिकॉग्नाइज्ड है एनी अदर फंड, भाई अच्छे अच्छे फंड्स तो हमने रिकॉग्नाइज कर रखे हैं, उनके लिए डिडक्शन अवेलेबल है। एनी अदर फंड के लिए 80C में कोई डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। इंटरेस्ट जब एक्रू होगा फंड में तो एग्जेम्प्ट, और फाइनली जब पैसा मिलेगा तो सारा टैक्सेबल। कैसे टैक्सेबल होगा? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और उस पर आया हुआ इंटरेस्ट सैलरी हेड में, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट आया अदर सोर्सेज हेड में, और एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन, खुद पैसे डाले थे अपने, बाद में मिल रहे हैं, तो वो थोड़ी ना टैक्सेबल होगा, वो कभी भी नहीं होता। तो ये थे अपने सारे फंड्स। रिपीट कर दो सबकी टैक्स ट्रीटमेंट। चार्ट के बिना ये टॉपिक समझना मुश्किल हो जाता है, इनफैक्ट सारे टॉपिक ही ऐसे हैं, चार्ट के बिना मुश्किल हो जाएंगे। रिपीट कर दूं, फाइनली सारे प्रोविडेंट फंड्स आपको अभी याद हो जाएंगे। क्लास में चीज़ें बार बार रिपीट इसलिए करता हूं ताकि याद करने में आसानी हो। मुझे ये सारी चीज़ें आती हैं, आप ही के लिए रिपीट करता हूं। सभी प्रोविडेंट फंड्स में या एनपीएस में 3 ही इवेंट्स होते हैं। इवेंट नंबर 1, पैसा डिपॉजिट किया एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ने। इवेंट नंबर 2, उस पर इंटरेस्ट एक्रू हुआ। इवेंट नंबर 3, एम्प्लॉय को फंड में से पैसे दे दिए। जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा तो एनपीएस के केस में वो एम्प्लॉय की इनकम बनता है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में 12% से ज्यादा अगर कंट्रीब्यूट करता है, 12% ऑफ सैलरी से ज्यादा, तो उसकी इनकम बनता है। अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में कंट्रीब्यूशन के टाइम पर इनकम नहीं बनता। पब्लिक प्रोविडेंट फंड या स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में वो इनकम नहीं बनता। एनी अदर फंड, फॉर एग्जाम्पल अनरिकॉग्नाइज्ड फंड में वो इनकम नहीं बनता। एम्प्लॉय जब खुद के लिए कंट्रीब्यूट करता है तो 80CCD में एनपीएस के लिए डिडक्शन मिल जाती है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड या अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड या जीपीएफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसे 80C में डिडक्शन मिल जाती है। अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड के लिए भी 80C में डिडक्शन मिल जाती है, लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के लिए 80C में डिडक्शन नहीं मिलती। इंटरेस्ट अराइज हुआ है तो 80CCD में वो इनकम उस टाइम टैक्स नहीं होती। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में 9.5% तक है इंटरेस्ट तो एग्जेम्प्ट, उससे ज्यादा है तो टैक्सेबल अंडर द हेड
सैलरी, चाहे एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट आया हो या एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट आया हो। अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड पर जो इंटरेस्ट आता है वो है उस टाइम एग्जेम्प्ट। पब्लिक प्रोविडेंट फंड या स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड पर इंटरेस्ट एक्रू है तो वो है एग्जेम्प्ट। एनी अदर फंड पर, फॉर एग्जांपल अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पर इंटरेस्ट एक्रू हुआ है तो वो है एग्जेम्प्ट। पेमेंट के टाइम पर अगर बात करूं तो एनपीएस की पेमेंट कुछ केसेस में एग्जेम्प्ट हो जाती है, कुछ केसेस में लिमिट लगा रखी है कि अप टू 60%, 40% इस तरह की लिमिट लगा रखी थी। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में जो भी अमाउंट मिला है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दोगे, और अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करोगे तो जो अमाउंट पहले एग्जेम्प्ट किया था, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन अप टू 12% और उस पर इंटरेस्ट अप टू 9.5%, और एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन पर आया हुआ इंटरेस्ट अप टू 9.5%, ये हो जाएगा अब टेक्स्ट अंडर द हेड सैलरी। अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड की कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो हो जाएगा एग्जेम्प्ट, नहीं तो हो जाएगा टैक्सेबल। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन और उस पर आया हुआ इंटरेस्ट अंडर द हेड सैलरी, एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन पर आया हुआ इंटरेस्ट अंडर द हेड अदर सोर्सेज। पब्लिक प्रोविडेंट फंड या स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड पर जो भी पैसा मिलेगा वो होगा पूरी तरह एग्जेम्प्ट। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पर जो भी पैसा लास्टली एम्प्लॉय को मिलेगा वो होगा टैक्सेबल। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन और उस पर आया हुआ इंटरेस्ट अंडर द हेड सैलरी, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन पर आया हुआ इंटरेस्ट अंडर द हेड अदर सोर्सेज। एम्प्लॉय का खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन उसे कभी भी मिले वो कभी भी उसकी इनकम नहीं होता। चलिए जी, अब इनका मतलब जान लेते हैं एक बार। ये आप खुद रीडिंग लोगे, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, रीडिंग लोगे बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा क्या चीज है। इनके मीनिंग क्या फटाफट वो देख लेते हैं। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का क्या मतलब है? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मीन्स अ प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज्ड बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने उस फंड को अप्रूवल दे दिया कि हाँ ये ठीक है, आप सारी कंडीशंस सेटिस्फाई कर रहे हो, तब वो अप्रूवल देता है। कुछ कंडीशंस बता रखी हैं एनेक्सर्स में, इनकम टैक्स के शेड्यूल्स में, तो वो कंडीशंस आप सेटिस्फाई करोगे तो आपका प्रोविडेंट फंड बन जाता है रिकॉग्नाइज्ड। या फिर अगर एक एक्ट बना हुआ है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, इस एक्ट के तहत भी जो प्रोविडेंट फंड्स आते हैं वो भी क्या माने जाते हैं? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो रिकॉग्नाइज का मतलब है कि आप जो कंडीशंस बता रखी हैं वो आप सारी सेटिस्फाई करोगे, आपका जेन्युइन प्रोविडेंट फंड है, कमिश्नर ने उसे रिकॉग्नाइज कर दिया या इस एक्ट के तहत बना हुआ। अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड का क्या मतलब है? ये भी सुपरएनुएशन फंड अप्रूव्ड किया जाता है बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इसमें क्या होता है? पेरियोडिकल रिटर्न्स मिलते हैं। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या होता है कि ये फंड जो है प्रोविडेंट फंड्स एक्ट 1925 के अंडर आता है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड वाला कौन सा था? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। 52 को उल्टा कर दो 25 तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में आ जाता है। ये जनरली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के एम्प्लॉइज को मिलता है। इसका दूसरा नाम क्या है? फॉर एग्जाम्पल जनरल प्रोविडेंट फंड, जीपीएफ के नाम से आपने सुना होगा। अगर आपके मदर या फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उन्हें जीपीएफ मिलता होगा। तो ये भी क्या होता है? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या होता है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड इज अ फंड ऑपरेटेड अंडर पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट 1968। पीपीएफ एक्ट 1968 के तहत ये काम करता है। कोई भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो एम्प्लॉय ही होना चाहिए। जबकि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन, इनमें जनरली एम्प्लॉइज के लिए ही कंट्रीब्यूट किया जाता है। कोई बिजनेस पर्सन भी है, बिजनेसमैन है कोई, वो भी खुद के लिए पीपीएफ में पैसा डाल सकता है। कोई सीए इन प्रैक्टिस है वो भी पीपीएफ में पैसा डाल सकता है, कोई भी डाल सकता है। तो ये डिफरेंस है पीपीएफ और बाकी फंड्स में। कह रहा है इसके अलावा कोई भी फंड हो, फॉर एग्जाम्पल आपने काम किया, एक फंड बनाया जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की तरह काम करता है, लेकिन कमिश्नर ने उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया, अप्रूव नहीं किया, तो वो क्या कहलाएगा? एनी अदर फंड, फॉर एग्जाम्पल अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो ये था इन सब का मतलब और डिफरेंस। टैक्स ट्रीटमेंट हम इनकी समझ चुके हैं। पिछले अटेम्प्ट तक ये टॉपिक इतना ही होता था, ये ऑलरेडी टेक्निकल था लेकिन यहीं तक होता था। रिसेंटली इसमें कुछ अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस की गई है ये, और हो सकता है ये एग्जाम में आ भी जाए। रिसेंटली बिल्कुल लेटेस्ट अमेंडमेंट है। तो
अब क्या अमेंडमेंट आई है इस टॉपिक में, ध्यान से सुनना। एक बार रिकॉल कराओ कि एनपीएस टीयर 1, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, इनके केस में एक बार मुझे ये बताओ, जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो क्या टैक्स ट्रीटमेंट होती है? सर, जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो एक बार तो सैलरी में ऐड हो जाता है एम्प्लॉय की, और फिर उसे डिडक्शन मिल जाती है एटीसीसीडी में। जब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो अप टू 12% ऑफ सैलरी एग्जेम्प्ट हो जाता है, बैलेंस टैक्सेबल हो जाता है। अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में कोई पैसा डालता है तो वो तो एग्जेम्प्ट ही हो जाता है। अब गवर्नमेंट ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो ज्यादा पैसे कमाने वाले एम्प्लॉयज होते थे वो क्या कहते थे एम्प्लॉयर को कि मुझे बेसिक सैलरी तू दे रहा है, बढ़िया चीज है, एक काम कर, बेसिक सैलरी का अमाउंट कम करके और मुझे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, एनपीएस में, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में, इन फंड्स में मेरे नाम का कंट्रीब्यूशन ज्यादा किया कर। एम्प्लॉय ऐसा कह रहा है। क्यों कह रहा है ऐसा एम्प्लॉय? अगर फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयर को 50 लाख रुपए देने हैं, भाई मैं तो चाहता हूं कि तू मेरे लिए 50 लाख रुपए में काम कर दे, अगर एम्प्लॉय सारे के 50 लाख के 50 लाख बेसिक सैलरी की फॉर्म में लेगा तो उसे 50 लाख इनकम अंडर दैट सैलरी आ जाएगी। उसमें से 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मान के चलो एक बार नहीं है तो 50 लाख पर टैक्स देना पड़ जाएगा, रफली बात करूं तो। एम्प्लॉय ने टैक्स बचाने के लिए क्या प्लानिंग की कि 50 लाख एम्प्लॉयर को तो देने हैं मुझे, बेसिक सैलरी की फॉर्म में रिसीव करना घाटे का सौदा है। क्यों ना एक काम करते हैं, एम्प्लॉयर को बोलते हैं कि सैलरी दे दे सिर्फ 30 लाख, बाकी 20 लाख कुछ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में डाल दे, अप टू 12% तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में डाल दे। जहां तक 80CC/D में डिडक्शन अलाउड है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की, वहां तक कुछ पैसे एनपीएस में डाल दे और बचे हुए पैसे अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में डाल दे। ऐसा करने से मेरी टैक्सेबल सैलरी क्या आ जाएगी? सिर्फ 30 लाख रुपए। भाई एम्प्लॉयर को तो 50 लाख देने, कैसे भी किसी भी फॉर्म में ले लो। एम्प्लॉय ने टैक्स बचाने के लिए क्या प्लानिंग की? बेसिक सैलरी ले ली सिर्फ 30 लाख और बाकी बचे हुए 20 लाख इन द फॉर्म ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एनपीएस टीयर 1 और अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड की फॉर्म में डलवा लिए और बाद में निकलवा लेगा उन्हें। तो गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व किया कि ऐसे रिवेन्यू लीकेज हो रहा है, इस तरह की प्लानिंग हाई सैलरी वाले लोग कर रहे हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया रिसेंटली कि इनकी जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो वैसी की वैसी ही रहेगी जैसे अभी तक है, यानी ये जहां तक एग्जेम्प्ट है वो ठीक है। हम लॉ में एक नई लाइन लिख रहे हैं, ध्यान से सुनना, क्या कि कोई भी एम्प्लॉय के नाम में जो भी इनमें जिस तरह डाल रहा होगा, इनकी जो टैक्स ट्रीटमेंट टेबल के हिसाब से हमने पढ़ी है वही करना। साथ में एक काम और करना कि अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एनपीएस टीयर 1 में जितना किया है एम्प्लॉयर ने, प्लस रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जितना किया है, प्लस अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में जितना किया है, ये सारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मिलाकर अगर किसी साल में 7,50,000 से ज्यादा होगा तो जितना ज्यादा होगा वो अलग से हम सैलरी हेड में टैक्स कर देंगे। तो अब अगर 20 लाख रुपए एम्प्लॉई
इनकी फॉर्म में ले रहा है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड या एनपीएस टीयर 1 या अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, तो लो क्या कह रहा है, 7.5 लाख रुपए से जितना ज्यादा लिया उतना ज्यादा अलग से सैलरी हेड में टैक्स कर देंगे। तो अगर 20 लाख रुपए इनका टोटल आ रहा है तो 12,50,000 रुपए हम आपकी सैलरी हेड की इनकम में ऐड कर देंगे। इनकी जो रिस्पेक्टिव ट्रीटमेंट थी वो तो होगी जो आपको करनी है, इससे ज्यादा अगर मिल रहा है तो साथ में ये और जोड़ देना सैलरी हेड में, ऐसा कह रहा है लो। ऐसा करने से क्या हुआ कि जो हाई एंड सैलरी थे, ज्यादा सैलरी कमाने वाले एम्प्लॉइज थे, वो अब इनमें 7.5 लाख रुपए से ज्यादा डलवाने से बचेंगे। तो गवर्नमेंट बिल्कुल ही अब टाइट हो चुकी है एकदम, रिवेन्यू लीकेजेस को रोकने के लिए, टैक्स कम ना हो गवर्नमेंट का, इस तरह के प्रोविजन अब इंट्रोड्यूस करने शुरू कर दिए उन्होंने, जो कि मेरी नज़र में ठीक नहीं है। अगर आप एग्जाम्पशन दे रहे हो, बेनिफिट दे रहे हो तो फिर दो, ये क्या मतलब हायर एंड सैलरी वालों के बेनिफिट नहीं देंगे। चलिए पढ़ते हैं ये बात कैसे लिखी है। इफ अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर फॉर एम्प्लॉई टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड प्लस अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड प्लस एनपीएस टीयर 1, इन तीनों का मिला के, कौन से तीन है, ये पहले तीन, इन्हीं के लिए है अभी। इन तीनों में कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर ने किया है उसी में तो प्लानिंग होगी, अपने लिए तो कोई कितना भी डाल ले। बेसिक सैलरी तो कम तभी होगी ना जब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इनमें ज्यादा जाएगा। तो इसलिए क्या लिखा हुआ है, इफ अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर फॉर एम्प्लॉय टुवर्ड्स दीज फंड्स एक्सीड 7,50,000, 7,50,000 से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन जब हो जाएगा, देन सच एक्सेस अमाउंट शैल बी ट्रीटेड एज परक्विजिट एंड शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। सैलरी हेड में आप इसे अलग से ऐड कर दोगे। अब देखो यहीं तक भी गवर्नमेंट नहीं रुकी, 12,50,000 तो टैक्स कर ही दिया। अब कह रहे हैं कि इस 12,50,000, ये कौन सा 12,50,000 है, जो 20 लाख रुपए इन फंड्स में डाला था, तो उस फंड पर इंटरेस्ट भी तो आया होगा। तो लो यहीं तक नहीं रुका, कह रहा कि 12,50,000 पर जो इंटरेस्ट आएगा उसको भी अलग से टैक्स करूंगा इनकम अंडर दैट सैलरी। तो देखो क्या लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट हम पढ़ चुके हैं कि इन तीनों का मिला के 7.5 लाख से ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है वो सैलरी हेड की इनकम बन जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन अमाउंट रेफर टू अंडर सेक्शन 1727। 1727 क्या है, ये अपने एग्जाम्पल के हिसाब से 20 लाख रुपए जमा कराए इन तीनों में मिलाकर, 7.5 लाख रुपए से कितने ज्यादा जमा कराए, 12.5 लाख। तो 12.5 लाख 1727 में इनकम अंडर दैट सैलरी में आ गए। अब कह रहा है कि इस 1727 वाले अमाउंट पर, 12.5 लाख वाले अमाउंट पर भी जो इंटरेस्ट आएगा उस प्रोविडेंट फंड में, उसको भी हम टैक्स करेंगे अंडर द हेड सैलरी अलग से। तो ये एक कह सकते हैं एक पीनल प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए हैं ऐसे लोगों पर जो ज्यादा एग्जेम्पशन ले रहे थे। तो उनको अब यहां पकड़ा गया कि 7.5 लाख से ज्यादा अमाउंट जितना लोगे इन फंड्स में, वो आपकी सैलरी का हिस्सा बना देंगे अलग से, और उस पर आने वाला इंटरेस्ट भी आपका सैलरी का हिस्सा बनेगा अंडर सेक्शन 1727A। अब देखो इंटरेस्ट कैसे आता है, एम्प्लॉयर ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, एम्प्लॉय ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, कुछ ओपनिंग बैलेंस भी चलता आ रहा होगा पिछले साल का, इन सब का मिलाकर उस पर इंटरेस्ट आता है पूरे साल। अब लॉ क्या कह रहा है कि 7.5 लाख से ज्यादा जो जमा कराया इस साल उस पर इंटरेस्ट निकाल लेना, वो इनकम अंडर द हेड सैलरी में ऐड कर देना। अब 12,50,000 पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करूं, इसका क्या तरीका है। फंड में अगर आप देखोगे तो सीधा ये पता चलेगा भाई इस साल इंटरेस्ट कितना आया, ये नहीं पता चलेगा कि इतने पर तो इतना आया, इतने पर इतना आया, ऐसे पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए लॉ ने एक वर्किंग बताई कि आप इस तरह से फॉर्मूला लगाकर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन 12.5 लाख अपने एग्जाम्पल के हिसाब से ऐसे निकालोगे। फॉर्मूला समझना काफी खतरनाक है,
इसीलिए पहले हम एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद ये फॉर्मूला हमें समझ आएगा। X Private Limited contributed rupees 8,50,000 during the previous year 2021 towards the recognized provident fund to the account of Mr. A. X Private Limited यानी एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किए 8,50,000 to the account of Mr. E employee. Mr. A had also made an equivalent contribution. Mr. A ने भी 8,50,000 का इक्वल कंट्रीब्यूशन किया. Balance in his recognized provident fund account as on 1st April 2020 is rupees 32 lakhs. Interest accrued in his recognized provident fund during the previous year is 344,250. हमें निकालना है टैक्सेबल अमाउंट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 1727 एंड 1727A. इसकी कैलकुलेशन करते हैं. डेटा एक बार मैं लिख लूं ताकि आपको समझ आए. ये है प्रीवियस ईयर 2021. एम्प्लॉय के रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है. डेटा लिख रहा हूं अभी तो बस. कितना है ओपनिंग बैलेंस? 32 लाख रुपए. तो मैंने ये लिख दिया. साल के दौरान एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट कितना किया है? साल के दौरान एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आ रहा है 8,50,000 रुपए. एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी आ रहा है 8,50,000 रुपए. फिर साल के दौरान इंटरेस्ट डाला गया है इस रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कितने रुपए? 3,44,250. तो मैंने ये इंटरेस्ट भी लिख दिया. हमें बताना है कि सेक्शन 1727 और सेक्शन 1727A में टैक्सेबल अमाउंट कितना आएगा. रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की ये ट्रीटमेंट तो आपको पता है कि जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा तो 12% तक एग्जेम्प्ट, उससे ज़्यादा कर रहा है तो टैक्सेबल. इसी तरह से इंटरेस्ट का आपको पता है 9.5% तक कर रहा है तो एग्जेम्प्ट, उससे ऊपर कर रहा है तो टैक्सेबल. इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा आपसे, वो ट्रीटमेंट तो आपको करनी है. इस क्वेश्चन में तो ये पूछ रहा है 1727 और 1727A में टैक्सेबल अमाउंट कितना आएगा. 1727 क्या चीज है कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड प्लस एनपीएस टीयर 1 प्लस अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, इन तीनों में मिलाकर अगर 7.5 लाख रुपए से ज्यादा का एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है तो जितना ज्यादा है 7.5 लाख से उतना इनकम अंडर दैट सैलरी में ऐड कर देना, ग्रोस सैलरी में ऐड कर देना. तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का ही बता रखा है इस क्वेश्चन में, तो बाकी 0 हो गए. तो वो 7.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो अमाउंट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 1727 कितना आ जाएगा? 1 लाख रुपए. 8,50,000 माइनस 7.5 लाख, 1 लाख रुपए 1727 में टैक्सेबल हो गया. अब 1727A में कैसे निकलता है टैक्सेबल अमाउंट? जो 1727 में टैक्सेबल अमाउंट बना था उस पर इंटरेस्ट कितना आया रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, उतने अमाउंट को 1727A में अलग से टैक्स करना है. तो 1 लाख रुपए पर कितना इंटरेस्ट आया होगा ये अब हमें कैलकुलेट करना है. दैट अमाउंट विल बी टैक्स्ड अंडर सेक्शन 1727A. अब देखो साल के दौरान इंटरेस्ट कितना आया? 3,44,250. ये 3,44,250 किस पे निकाला है? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड वालों ने किस किस पर इंटरेस्ट निकाला है?
एक तो ओपनिंग बैलेंस 32 लाख रुपए, इस पर भी इंटरेस्ट आया होगा। एम्प्लॉयर ने साल के दौरान 8.5 लाख रुपए जमा कराए, इस पर भी इंटरेस्ट आया होगा। एम्प्लॉय ने 8.5 लाख रुपए जमा कराए, उस पर भी इंटरेस्ट आया होगा। तो ये सारी चीजें आने के बाद क्लोजिंग बैलेंस कितना बना होगा? 52,44,250। अब हमें 1 लाख पर इंटरेस्ट निकालना है, कितना है? वैसे इंटरेस्ट आया कितना है? 3,44,250 तो टोटल इंटरेस्ट आया प्रोविडेंट फंड में। हमें निकालना है 1 लाख पर कितना आया, तो 3,44,250 ये टोटल फंड पर आया है, इनटू 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 लाख पे कितना इंटरेस्ट आया। अब टोटल फंड का मतलब क्या लूं कि ये 3,44,250 32 लाख पर आया है, या साल के दौरान जो कंट्रीब्यूशन हुए हैं उन पर भी आया है, या क्लोजिंग बैलेंस पर आया है, क्या लिया जाए? तो इसके लिए लॉ कहता है कि आप एवरेज फंड से डिवाइड कर दो इसको। ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस डिवाइडेड बाय 2, ऐसा करके आपका एवरेज बैलेंस आ जाएगा साल का, जिससे क्या हो जाएगा? 3,44,250 पूरे साल का इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल फंड का एवरेज बैलेंस इनटू जितने पे हमें इंटरेस्ट चाहिए। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा अपना? 3,44,250 डिवाइडेड बाय, ये पूरे साल का इंटरेस्ट है, किस पे आया ये तो सारे अमाउंट्स पर आया है। 32 लाख पर भी आया है, 8.5 लाख पर भी आया है, इस 8.5 लाख पर भी आया है। तो लो कहता है फिर एवरेज बैलेंस ले लो। तो 32 लाख ओपनिंग प्लस 52,44,250 क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया एवरेज बैलेंस 42,22,125 इनटू 1 लाख कर दो। अब 1 लाख से मल्टीप्लाई करते हुए भी असेसी क्या कह रहा है कि जी आप 1 लाख रुपए पर इसलिए इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो क्योंकि ये 7.5 लाख से ज्यादा का अमाउंट आया, इस पर आप टैक्स भी ले रहे हो और इस पे इंटरेस्ट जो निकल के आएगा उस पर भी टैक्स लोगे। तो आप 1 लाख रुपए पर इंटरेस्ट कैसे निकाल रहे हो? पूरे साल का। भाई ये इंटरेस्ट पूरे साल का इस पर आया है, तो 1 लाख पर पूरे साल का इंटरेस्ट ऐसे आ जाएगा। लेकिन हो सकता है कि 7.5 लाख रुपए से ज्यादा ये अमाउंट जाके हुआ हो मार्च में। हो सकता है मार्च के महीने में जो पेमेंट करी है प्रोविडेंट फंड में, उसके कंट्रीब्यूशन की वजह से 7.5 लाख से ज्यादा हो गया, तो इस पर पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं लिया जाना चाहिए। तो लॉ ने कहा कि ठीक है, फिर इसका भी आधा कर लो। भाई ये नहीं पता ना साल के शुरू में ही 7.5 लाख से ज्यादा हो गया या साल के एंड में 7.5 लाख से ज्यादा हो गया। 7.5 लाख तक होता तो ये नहीं लेते टैक्स, 7.5 लाख से ज्यादा हुआ तो ये देखना पड़ेगा शुरू में हुआ है या बाद में हुआ है। इसके लिए लोग क्या कह रहा है कि हम मान के चलेंगे साल के मिड में हुआ है। तो साल के मिड में हुआ तो 1 लाख पर पूरे साल का इंटरेस्ट ना लो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, आधे पीरियड का इंटरेस्ट आ जाएगा। अब फॉर्मूला लगाओ, 344,250 डिवाइडेड बाय 422,125 इंटू 1 लाख डिवाइडेड बाय 2, 4076.74। ये आ जाएगा टैक्सेबल अमाउंट अंडर सेक्शन 1727A। टेक्निकल है मानता हूं, पर एग्जाम में आ गया तो आपके तोते ना उड़ जाएं, इसीलिए रटने वालों के लिए फॉर्मूला भी लिखा है। रिपीट कर दूं, सारी चर्चा हो क्या रही है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड प्लस अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड प्लस एनपीएस टीयर 1 अकाउंट, ये तीनों मिलाकर 7.5 लाख रुपए से ज्यादा अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो जितना ज्यादा किया 7.5 लाख से ऊपर का अमाउंट, उतना 1727 में टैक्सेबल हो जाएगा।
न सिर्फ 17,207 वाला अमाउंट टैक्सेबल होगा, बल्कि इस अमाउंट पर इंटरेस्ट भी सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी उसका फॉर्मूला यहां बता रखा है, यही फॉर्मूला हमने यूज किया है कि टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू फंड्स, ये वाले आरपीएफ, एएसएफ और एनपीएस टीयर 1 वाले, कह रहा है इसमें टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पूरे साल का कितना आया है वो लिख लो, उसको डिवाइड करो एवरेज बैलेंस इन सच फंड, कि ये इंटरेस्ट तो पूरे साल के बैलेंस पर निकला है, तो साल में बैलेंस तो चेंज होता रहता है, तो इसलिए एवरेज बैलेंस ले लो, एग्रीगेट ऑफ बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल ऑफ करंट प्रीवियस ईयर प्लस एवरेज बैलेंस ऑफ सच फंड्स एज ऑन 31 मार्च ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय 2। तो यही करा हमने। ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा था 32 लाख, क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा था 52,44,250, इन दोनों का एवरेज ले लिया हमने डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, डिनोमिनेटर में आ जाएगा एवरेज बैलेंस ऑफ सच फंड्स। एवरेज बैलेंस कैसे निकलेगा, ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस सब कुछ मिला के इंटरेस्ट वगैरह डिवाइडेड बाय 2, ऐसा करके हमारा एवरेज बैलेंस आ जाएगा। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अमाउंट टैक्सेबल अंडर 17,207। 17,207 में कौन सा अमाउंट आया था, एक्सेस अमाउंट, अपने एग्जाम्पल में 1 लाख रुपए, लेकिन हो सकता है ये 1 लाख तो साल के एंड में जाके हो रहे हो, या हो सकता है साल के शुरू में हो रहे हो, इसलिए लोग क्या कह रहा है 2 से डिवाइड कर लो, ताकि ये भी एवरेज ले लिया हमने। फिर जो आंसर निकल के आएगा दैट इज योर टैक्सेबल अमाउंट अंडर सेक्शन 17,207A। यही एग्जाम्पल ले रखा है यहां पर। साल के दौरान इंटरेस्ट आया 3,44,250 डिवाइडेड बाय एवरेज बैलेंस। एवरेज बैलेंस कैसे निकला, ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस बता रखा था 32 लाख, क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकाला, ओपनिंग प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, एम्प्लॉय ने भी कंट्रीब्यूशन डाला और बढ़ गया, साल में इंटरेस्ट आया और बढ़ गया, फिर आ गया क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस डिवाइडेड बाय 2 इनटू जितने पर इंटरेस्ट निकालना चाहते हो। तो 17,207 वाले अमाउंट पर इंटरेस्ट निकालना चाहते थे, लेकिन हो सकता है 17,207 वाला अमाउंट 7.5 लाख से ज़्यादा साल के एंड में बढ़ाओ या साल के शुरू में बढ़ाओ, इसलिए लोग कह रहा है कि चक्कर छोड़ो, हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये मान के चल लेंगे कि साल के बीच में बढ़ा है। तो ऐसा करके आपका आंसर आ गया 4,076.74। दिस इज योर टैक्सेबल अमाउंट अंडर सेक्शन 1727A। लेटेस्ट अमेंडमेंट है, थोड़ा सा टेक्निकल भी है। इनफैक्ट आप फॉर्मूला जो इनकम टैक्स वालों ने बताया है वो फॉर्मूला अगर आप उठा के पढ़ोगे तो आप उस टॉपिक को छोड़ के ही जाओगे। ये तो मैंने सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में ऐसा कर रखा है, चाहो तो इंस्टीट्यूट की अमेंडमेंट बुक है उसमें देख लेना, इतना घटिया वो तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहां पे काफी सिंपल कर दिया आपके लिए, दोबारा रिपीट कर दूं। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड और एनपीएस टीयर 1, तीनों में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन मिलाकर 7.5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है दैट इज टैक्सेबल एज सैलरी अंडर सेक्शन 1727। इस अमाउंट पर जो 1727 में निकाला एक्सेस अमाउंट, इस अमाउंट पर इंटरेस्ट जो आया होगा वो भी टैक्सेबल है अंडर सेक्शन 1727A। 1727A की कैलकुलेशन कैसे होगी, जो भी इंटरेस्ट आया है पूरे साल के दौरान उसको डिवाइड करो एवरेज फंड से, भाई साल के दौरान कितने अमाउंट पर ये इंटरेस्ट आया है, वो कैसे निकलेगा, ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो जितने अमाउंट पर आप इंटरेस्ट निकालना चाह रहे हो। वो कौन सा अमाउंट होता है, 17,207 वाला, लेकिन हो सकता है वो साल के एंड में आया हो, 7.5 लाख रुपए से ज़्यादा वो साल के एंड में हुआ हो, तो उस पर पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए, या साल के शुरू में ही अगर हो गया तो फिर पूरे साल का लगना चाहिए। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लॉ ने क्या कहा कि इसको 2 से डिवाइड कर लो, इसका भी आपका 6 महीने का इंटरेस्ट निकल जाएगा। अब ये दो चीज़ें क्या आ रही हैं, देखो आपके एग्जाम में अभी इन दोनों चीज़ों पर क्वेश्चन नहीं आने वाला, तो चाहो तो इसे छोड़ के आगे चल सकते हो, लेकिन लिखा क्या है ये एक बार बता दो
देखो हमने क्या किया, 7.5 लाख रुपए से ज्यादा वाला अमाउंट जो आया उस पर इंटरेस्ट निकाला और उसे 17(2)(7) में टैक्सेबल कर दिया। अब ये जो एक्स्ट्रा है 7.5 लाख रुपए से ज्यादा, इस पर अगले साल भी तो इंटरेस्ट आएगा। कहने का मतलब कि एम्प्लॉयर ने प्रीवियस ईयर के दौरान 7.5 लाख रुपए से ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए डाल दिए, तो 2.5 लाख रुपए ज्यादा हो गए, ये 17(2)(7) में टैक्सेबल हो जाएगा। 2.5 लाख पर जो इंटरेस्ट आएगा वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। अब लोग कह रहे हैं कि ये 2.5 लाख पर अगले साल भी तो इंटरेस्ट आएगा, तो फिर अगले साल फिर ये टैक्सेबल होगा। इस 2.5 लाख पर अगले साल फिर आएगा, फिर टैक्स्ड होगा। तो यही बात लो यहां पर लिखता है कि 17(2)(7) में अगर कोई पिछले साल भी टैक्सेबल हुआ था कोई अमाउंट एक्सेस होने की वजह से, तो उसे भी जोड़ देना, उस पर भी तो इस साल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम प्रीवियस ईयर 2021 में चल रहे हैं, तो इस साल जो 7.5 लाख से ज्यादा हुआ उस पर इंटरेस्ट 17(2)(7) में कर दिया टैक्सेबल। पिछले साल भी अगर कोई 7.5 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट डिपॉजिट हुआ होगा उस पर भी तो अब इंटरेस्ट आएगा। तो फॉर्मूला क्या बना दिया, इस साल जो 7.5 लाख से ज्यादा हुआ है उस पर भी इंटरेस्ट निकालना, पिछले साल में जो 7.5 लाख से ज्यादा हुआ है उस पर भी इस साल इंटरेस्ट आया होगा तो वो भी टैक्सेबल करना। अब ऐसा भी हो सकता है पिछले साल 10 लाख रुपए जमा कराए एम्प्लॉयर ने, तो 2.5 लाख रुपए टैक्सेबल हो गए पिछले साल, 2.5 लाख रुपए पर इंटरेस्ट आया वो भी पिछले साल टैक्सेबल हो गया। अब इस इंटरेस्ट पर भी तो अगले साल इंटरेस्ट आएगा, प्रोविडेंट फंड में तो पैसा जुड़ता जा रहा है। तो इसलिए लॉ ने फॉर्मूले में क्या लिखा है कि सिर्फ करंट ईयर का 17(2)(7) वाले अमाउंट पर इंटरेस्ट मत निकालना, उस पर तो निकालना ही है, इससे पिछले वाले सालों में भी जो भी 17(2)(7) में अमाउंट टैक्सेबल हुआ है या 17(2)(7) में अमाउंट टैक्सेबल हुआ है, इन पर भी इस साल इंटरेस्ट आएगा। लेकिन आपके एग्जाम में इसमें से कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये अमेंडमेंट इसी साल एप्लीकेबल हुई है, इससे पहले वाले सालों में 17(2)(7) या 17(2)(7) में कुछ टैक्सेबल होता ही नहीं था। तो इसलिए आपके एग्जाम में ये नहीं आने वाला भी प्रीवियस ईयर 2021 के लिए। तो हाँ, नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है ये पॉइंट भी एग्जाम में आ जाए। चलिए, तो इस पॉइंट को आप चाहो तो छोड़ सकते हो, ये भी मैंने नहीं बताया, इसको भी छोड़ दो, ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा आपके लिए। सिंपल सी बात जो अब याद रखनी है वो बता रहा हूं। जो भी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है या एनपीएस है, उनकी जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो हम पिछले पेजेस में पढ़ चुके हैं, ये आपको करनी है। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना है कि एनपीएस टीयर 1 प्लस रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड प्लस अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, ये मिलाकर कहीं 7.5 लाख से ज्यादा तो नहीं हो रहा है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। अगर हो रहा है तो जितना ज्यादा है वो 17(2)(7) में टैक्सेबल हो जाएगा और उस पर इंटरेस्ट 17(2)(7) में टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होगा? पूरे साल का इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज बैलेंस इनटू 17(2)(7) वाला अमाउंट डिवाइडेड बाय 2। एवरेज बैलेंस कैसे निकलेगा? ओपनिंग बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट प्लस क्लोजिंग बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 2। ये अभी करने की जरूरत नहीं है, इस साल ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला। चलो जी, तो इसी के साथ ही हमारा प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड सारा टॉपिक फिनिश हुआ। तो क्या क्या कर चुके हैं आज हम? आज हमने एनपीएस और प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड चीजें समझी हैं। आज वाला टॉपिक ध्यान से पढ़ लेना, क्वेश्चंस भी आज ही निकाल लेना जो क्लास में कराएं, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट क्लास में बचे हुए रिटायरमेंट बेनिफिट्स फिनिश कर लेंगे और फिर परक्विजिट्स स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।